हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं अंकुश चौहान आपका बायोलॉजी टीचर आपके लिए लेकर के आया है महत्वपूर्ण अंतर एवं चित्र। हमारी एग्जाम भैया नजदीक है, जहां पर हमारे बायोलॉजी में, हमारे जीव विज्ञान में बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्र और बहुत सारे महत्वपूर्ण अंतर हमको देखने के लिए मिलते हैं, और ये प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो अब डर तो लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर में ऐसा हो रहा है कि भैया कहां कहां से प्रश्न आ जा रहे हैं, समझ में नहीं आया है। इसीलिए इन सब चीजों का डर खत्म करने के लिए हम स्पेशली ये वीडियो लेकर के आए हैं, जहां पर आज हम महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में जानेंगे हर एक अध्याय से, यानी अध्याय क्रमांक 1 से लेकर 13 तक सारे महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। उसके बाद चित्रों को देखेंगे, वो भी चैप्टर 1 से लेकर 13 तक सारे, जहां से भी आपके चित्र वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस लेक्चर की, और जानते हैं सबसे पहले हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से आने वाले अंतरों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। यदि हम स्वपरागण और परपरागण के अंतर की बात करें तो हमें इस प्रकार से बॉक्स बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। एक तरफ स्वपरागण लिखेंगे, एक तरफ परपरागण लिखेंगे। मुख्यतः जब भी हम अंतर लिखते हैं तो अच्छा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से ही हमको अपने पेपर में लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, और जो आपके पेपर चेक करने वाले सर होंगे या मैडम होंगे या जो भी टीचर होंगे, वो इसको देख करके ये समझ जाते हैं कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई की है और थोड़ी मेहनत करी है। तो आपको क्या करना है, कभी भी पेन से नहीं बनाएंगे आप, स्केल और पेंसिल से ये बॉक्स बनाएंगे, और साथ ही साथ अंतरों को लिखते हुए चलेंगे बॉक्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहली चीज, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण क्या होता है? पराग कणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर उपस्थित किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना स्वपरागण कहलाता है। यहां परपरागण की बात करेंगे तो यानी एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाएगा, परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे ये समयुग्मजता बढ़ाता है। समयुग्मजता बढ़ाता है का मतलब क्या होगा भैया? यहां पर जो है समयुग्मक दिखाई देते हैं, जबकि ये क्या है? विषम युग्मजता बढ़ाता है, और जिसके कारण विभिन्नताएं जन्म लेती है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा अंतर लिखेंगे, पराग कारकों पर सीमित निर्भरता होती है, या फिर कम निर्भरता होती है, या फिर निर्भरता नहीं होती है किसी किसी पौधे में या पुष्प के लिए। ठीक है, लेकिन परपरागण में बिना कारकों के परपरागण करना असंभव हो सकता है। ठीक है, तो वायु, जल, कीट इत्यादि जैसे परपरागणकर्ताओं की जो है निर्भरता आवश्यक होती है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अगले पे चलते हैं, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज की बात करेंगे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बीजपत्र पाया जाएगा और द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र पाए जाएंगे। ठीक है, फिर एक बीजपत्री बीज में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। इन पौधों की जो जड़ें होगी वो हमेशा कैसी होगी? रेशेदार टाइप की जड़ें होगी, जहां पर रेशे रेशे आपको दिखाई देंगे। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में टैप रूट या मुख्य जड़, या हम कहे टैप रूट तरह की जड़ें हमको देखने के लिए मिलती है। मूसला जड़ें भी बोलते हैं, कभी कभी आपकी किताब में इसको मूसल जड़ें या मूसला जड़ें भी बोला गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे तीसरी चीज की, समानांतर शिराएं पाई जाती है। इसमें जितनी शिराएं होगी इनके पूरे अंगों तक पहुंचने वाली, वो समानांतर होगी, जबकि यहां पर जो है द्विबीजपत्री में जालिका नुमा शिराएं पाई जाएगी, जाल के आकार की शिराएं होगी। ठीक है, उसके बाद एक बीजपत्री की बात करेंगे तो फूलों के 3 भाग होते, 3 या 3 के गुणज होंगे। यहां पर फूल के भाग में 4 या 5 के गुणज होंगे। ठीक है, आपको इतना लिख देना है, काम का आपका हो जाएगा। यदि आप देखें तो एक आध अंतर आप ये लिख सकते हैं कि एक बीजपत्री में जो है वो प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल नहीं पाया जाता है, जबकि प्रांकुर और मूलांकुर दोनों में स्थित होते हैं। ठीक है, चल अब अगले अंतर की बात करेंगे, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की। ठीक है, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन क्या है भैया? लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया यानी परागकण निर्माण की प्रक्रिया, जबकि गुरु बीजाणु जनन क्या है? भ्रूणकोश या गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है,
तो वही लिख देना है कि ये लघु बीजाणु धानी में संपन्न होती है और लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु धानी में होती है संपन्न और गुरु बीजाणु व भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, फिर बात करें कि ये पराग कोश में होती है। ठीक है, और ये कहाँ होगी, ये पुष्प के बीजांड वाले भाग में होगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे चारों लघु बीजाणु सामान्यतः कार्यशील होते हैं। यहाँ पर एक जो है मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बनेंगे, लेकिन गुरु बीजाणु में ऐसा नहीं होता। यहाँ चार गुरु बीजाणु बनते तो है, लेकिन उनमें से जो है एक ही केवल कार्यशील रहता है, बाकी तीन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, तीन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चल अगले अंतर की तरफ चलेंगे। उन्मिल और अनुन्मिल परागणी पुष्पों की बात करेंगे, या उन्मिल और अनुन्मिल पुष्पों की बात करेंगे। अब उन्मिल और अनुन्मिल पुष्प होते क्या है, सामान्यतः ये ऐसे पुष्प होंगे जो परागण के समय पूर्णतः खिले हुए होंगे या खुल जाते हैं। ठीक है, जबकि अनुन्मिल परागणी पुष्प क्या होंगे, ऐसे पुष्प होंगे जो कभी नहीं खिलते, ये हमेशा कली अवस्था में, बंद अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्मिल पुष्प में यदि हम देखें तो इन पुष्पों में परागण सामान्यतः बाह्य परागण द्वारा होता है, या हम कहें कि पर परागण द्वारा होता है। लेकिन इन पुष्पों की बात करें तो इन पुष्पों में आत्म परागण या स्व परागण की क्षमताएं पाई जाती है, क्योंकि ये फूल खिलते नहीं है, तो यहाँ के परागकण किसी और पुष्प में नहीं जा पाते और किसी और पुष्प के परागण यहाँ पर नहीं आ पाते। ठीक है, फिर बात करेंगे उन्मिल पुष्प में, तो सरसों और गुड़हल ये इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण है और इंपॉर्टेंट याद रखने हैं उदाहरणों को। ठीक है, अनुन्मिल की बात करें तो मटर और मूंगफली जैसे पौधे जो है इनके पुष्प अनुन्मिल पुष्प हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक की बात कर लिए। अब अगले अपने चैप्टर की बात कर लेते हैं मानव जनन की। मानव जनन में सबसे पहले देखेंगे शुक्राणु एवं अंडाणु का अंतर। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु की बात करेंगे तो शुक्राणु जो है एक नर प्रजनन युग्मक है, जबकि अंडाणु जो है एक मादा प्रजनन युग्मक है। ठीक है, बहुत बेसिक अंतर है ये। उसके बाद यदि बात करें तो ये लंबा और संकीर्ण होता है तथा इसकी संरचना पूंछ जैसी होती है। ठीक है, और ये एक चलित कोशिका है, जबकि अंडाणु जो है ये गोलाकार होता है और अचलित होता है। ठीक है, ये मूवेबल नहीं होता, ये मूव नहीं करता। ठीक है, शुक्राणु की पूंछ होती है जिससे वह गतिशील होता है, जबकि अंडाणु में पूंछ नहीं होती, इसलिए ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे शुक्राणु में भोजन का भंडार बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, जबकि अंडाणु में भ्रूण के विकास के लिए बहुत आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में हम कहें कि शुक्राणु से अत्यधिक मात्रा में अंडाणु में भोजन का भंडार पाया जाता है। ठीक है, चल अब यहां तक की बात कर लिए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की बात करेंगे, या हम कहेंगे शुक्र जनन और अंड जनन की बात करेंगे। ठीक है, शुक्र जनन क्या होता है भैया, शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, शुक्र जनन। ठीक है, उसके बाद अंड जनन की बात करें तो अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे यहाँ पर वृषण जो है, वृषण या अंडकोश में होता है ये प्रक्रिया, जबकि ये प्रक्रिया जो है अंडाशय के अंदर होती है। ये बहुत बेसिक अंतर है। यहाँ पर एक देखेंगे कि शुक्राणु जनन के दौरान होने वाले समान कोशिका विभाजन से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि यहाँ पे जो विभाजन होता है वो कैसा होगा, असमान विभाजन होगा। यहाँ पर एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय काय बनेंगे। जो 3 ध्रुवीय काय बनेंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल एक अंडाणु जो होगा वो क्रियाशील बचेगा और वही क्या करेगा, वही निषेचन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़कर के हिस्सा लेगा। ठीक है, तो इतने अंतर आपको लिखने आवश्यक है भाई। फिर बात करेंगे जनन स्वास्थ्य से। जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर। जिफ्ट और गिफ्ट की बात करेंगे तो यहां पर आ जाता है, पहले तो नाम से ही अंतर आ गया कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है और उसका नाम क्या होता है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद ये शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किया जाता है, जबकि ये निषेचन शरीर के अंदर फेलोपियन नलिका में होता है। जबकि इसमें निषेचन कहाँ होता है, पेट्री डिश में होता है, या फिर हम कहें कि किसी टेस्ट ट्यूब में होता है। ठीक है,
उसके बाद जाइगोट बनने के बाद इसमें फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, जबकि निषेचन से पहले शुक्राणु और अंडाणु को ही फेलोपियन नलिका में डाला जाता है। इसमें इतने ही अंतर काफी है, इतना लिख देंगे तो अपने को मार्क मिल जाएंगे। फिर बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी नाम से समझो, ट्यूबेक्टोमी यानी किसी ट्यूब को काट रहे हैं, वेसेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को काट रहे हैं। अब वो ट्यूब कौन सी है? फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन नलिका है। ठीक है, तो यह महिला नसबंदी के लिए एक शल्य प्रक्रिया है, जबकि यह पुरुष नसबंदी के लिए एक शल्य प्रक्रिया है। यदि हम बात करें तो इनमें दोनों डिंब वाहिनी के एक छोटे से हिस्से को काट कर बांध दिया जाता है। वेसेक्टोमी में शुक्राणु वाहिका के एक छोटे से हिस्से को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान फेलोपियन ट्यूब को विभाजित करके एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया में वाहिका संकीर्णन इस प्रकार विभाजित और एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी की, तो यह अंडे को शुक्राणु के संपर्क में आने से रोकता है, और वेसेक्टोमी की यह शुक्राणु को शरीर से बाहर निकलने से रोक लेता है। ठीक है, ये इतने अंतर काफी है। चले आगे बढ़ते हैं, समय कम है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत से अंतर देख लेते हैं। वंशागति और विविधता के सिद्धांत में हमें काफी सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं। पहला आता है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो हमको ये मेंडल के पहले नियम से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण क्या हो गए? वह गुण या वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण। और यहीं पर अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होंगे जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे इसे प्रदर्शित करने के लिए विषम युग्मजी जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए या सम युग्मजी जैसे कैपिटल ए दिखाया जा सकता है, जबकि अप्रभावी में स्मॉल ए दिखाया जाएगा और ये हमेशा क्या रहेंगे? सम युग्मजी ही रहेंगे। विषम युग्मजी में ये प्रभावी नहीं दिखते। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रभावी लक्षणों की, तो आंखों का भूरा रंग, घुंघराले बाल या अलग हुए कर्णपाली, यदि पौधों की बात करें तो लंबे पौधे, ठीक है, या फिर हाँ पीले कलर के बीज, इस प्रकार से प्रभावी लक्षण हमको दिखाई देंगे। अप्रभावी लक्षणों में नीली आंखें या जुड़े हुए कर्णपाली, ये अप्रभावी लक्षणों में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की। अगले अंतर की तरफ चलते, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या होते हैं भाई? तो किसी एक लक्षण के लिए समान प्रकार के दो एलील होंगे, जबकि विषम युग्मजी में दो विभिन्न प्रकार के एलील होंगे। ठीक है, समयुग्मजी स्वनिषेचन करने पर हमेशा समान प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है और समयुग्मजिता आपको अधिकतर जो है आपके स्वनिषेचन या स्वपरागण में देखने के लिए मिलेगी, जबकि विषम युग्मजिता स्वनिषेचन करने पर विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न होगी, तब हमको दिखाई देगी। ठीक है, फिर बात करें, इसे शुद्ध रेखा भी कहा जाता है, जबकि विषम युग्मजी को मिश्र रेखा या अशुद्ध रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें समयुग्मजी के दर्शाने की, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी दर्शाया जाएगा, जबकि विषम युग्मजी को कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, इतने अंतर काफी है, इतने अंतर लिख लोगे तो अपने को मार्क पूरे मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहां पर आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए, तो जीव की अनुवांशिक जानकारी डीएनए में जीन के रूप में होती है और जीवन भर एक समान रहती है, क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप कहलाती है। जबकि फिनोटाइप की बात करें तो किसी जीव की दृश्यमान विशेषता यानी उसके बाहरी लक्षण जो होंगे क्या कहलाएंगे? उसके फिनोटाइप कहलाएंगे। जीनोटाइप की बात करें तो यह जीन से प्रभावित होते हैं, जबकि फिनोटाइप जो है ये पर्यावरणीय परिस्थितियों और आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जीनोटाइप में यदि हम देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इस तरह के जीनोटाइप हमको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन फिनोटाइप जो है बाहरी लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, यानी लंबा पौधा, बौना पौधा, फिनोटाइप के उदाहरण। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, हम माफ कीजिएगा अगले अध्याय की, वंशागति और वंशागति के आणविक आधार की। चलिए तो अब देखते हैं फिर फटाफट डीएनए और आरएनए में अंतर। बहुत बेसिक से अंतर होता है, फटाफट समझेंगे। डीएनए क्या होता है? द्विसूत्रीय अणु होता है, इसके नाम से एक अंतर बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? आरएनए एकल सूत्रीय अणु होता है, इसका क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बात करेंगे अगले की, तो यह कोशिका के नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जबकि यह कोशिका द्रव में, नाभिक में और राइबोसोम में मिलता है। ठीक है, फिर बात करेंगे डीएनए का कार्य अनुवांशिक सूचना का जो है संचार करना होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचना को देना होता है। आरएनए में जो इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करना।
अब देखो, इसके आप न्यूक्लियोटाइड से भी लिख सकते हैं या नाइट्रोजनी क्षारों से भी लिख सकते हैं अंतर। अगर इसकी बात करें तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाएगा, जबकि यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन अंतर लिख लेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। फिर बात करते हैं लेगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड की। ठीक है, लेगिंग लीडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, तो वह स्ट्रैंड जो प्रतिकृति कांटे की ओर 3 से 5 डेज की दिशा में खुलता है उसे लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि इसका उल्टा 5 से 3 की दिशा में खुलने वाली स्ट्रैंड क्या कहलाएगी, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यह असतत रूप से प्रतिकृति करती है, जबकि यह सतत रूप से प्रतिकृति करने का काम करती है। यहां पर बात करें तो प्रतिकृति के दौरान ओकाजाकी नामक खंड जो रहेंगे, छोटे टुकड़े यहां पर बनेंगे, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड में कोई छोटे टुकड़े या ओकाजाकी खंड नहीं बनते हैं। यही इन दोनों में फर्क होता है, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की। ठीक है, ये जो टॉपिक आता है हमको वो कहां से देखने के लिए मिलता है, डीएनए की पैकेजिंग से देखने के लिए मिलता है, और ये नाम दोनों वहीं पे देखने को मिलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो अभिरंजित होने पर यह गहरा रंग देता है, जबकि यूक्रोमेटिन की बात करें तो अभिरंजन होने पर यह हल्का रंग देता है। अब क्यों, इसका कारण है क्योंकि यह अत्यधिक सघन पैकेजिंग प्रदर्शित करता है हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि जो आपका यूक्रोमेटिन होगा वो इसकी जो पैकेजिंग होगी वो ढीली ढीली या विरल तरह की होगी। ठीक है, फिर बात करेंगे अनुलेखन की दृष्टि से असक्रिय होता है, जबकि यूक्रोमेटिन अनुलेखन की दृष्टि से बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे पुनरावृत्त डीएनए से समृद्ध होता है, जबकि ये पुनरावृत्त डीएनए या तो पूर्णतः अनुपस्थित होता है या तो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, मुख्यतः ज्यादातर जो है वो अनुपस्थित ही पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगले हमारे प्रश्न की कोडिंग और टेम्पलेट रज्जुक। ठीक है, अब कोडिंग और टेम्पलेट रज्जुक की बात करें तो कोडिंग रज्जुक एमआरएनए से सही न्यूक्लियोटाइड क्रम को निर्धारित करता है, जबकि टेम्पलेट रज्जुक एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन के लिए आधार या बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, टेम्पलेट रज्जुक मतलब ये खांचे या साक्षी के रूप में मदद करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे ये सेंस रज्जुक या कोडिंग रज्जुक भी कहलाता है, जबकि इसको एंटी सेंस रज्जुक या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रतिलेखन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि टेम्पलेट रज्जुक प्रतिलेखन की प्रक्रिया में भाग लेकर के एमआरएनए के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, बेसिक से अंतर है, फटाफट देख करके निकलना है। फिर बात करेंगे अनुलेखन और अनुवादन की। ठीक है, अब अनुलेखन अनुवादन क्या होता है, तो भैया अनुलेखन का उद्देश्य जीन की आरएनए प्रतियां बनाना होता है, जबकि अनुवादन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना या कोशिकीय कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। अनुलेखन से एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनते हैं, जबकि अनुवादन से प्रोटीन उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर बात करेंगे प्रतिलेखन तब शुरू होता है या अनुलेखन तब शुरू होता है जब एक आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन डीएनए में एक प्रमोटर से जुड़ता है और एक प्रतिलेखन आरंभिक संकुल बनता है, यानी वो स्थान बनता है जहां से अब जो ही एक क्रिया शुरू होगी। जबकि अनुवादन की बात करें तो ये तब शुरू होता है जब एक राइबोसोम आरंभिक कारक, ठीक है, जिसको स्टार्टिंग कोडॉन बोलते हैं, और टीआरएनए एक प्रारंभिक कोडॉन के पास एमआरएनए से जुड़ते हैं, तब ये प्रक्रिया शुरू होती है। और स्टार्ट कोडॉन का नाम क्या है भाई, एयूजी कोडॉन, जो मिथियोनिन भी बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे विकास अध्याय की। विकास अध्याय में देखेंगे समजात एवं समरूप अंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों में से कुछ एक प्रश्न ये है जिसको हमारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से होती है, जबकि समरूप अंगों की उत्पत्ति हमें अलग अलग पूर्वजों से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, संरचना और संरचनात्मक रूप से ये समान होते हैं, जबकि ये संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। फिर बात करेंगे कार्य की, तो कार्य इसके भिन्न होते हैं, जबकि यहाँ पर कार्य हमको समान देखने के लिए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख, ठीक है, इनकी संरचनाएं, आंतरिक संरचनाएं समान होती, लेकिन कार्य करने में अलग अलग होते हैं। जबकि समरूप अंग की बात करें तो पक्षियों के पंख और कीट के पंख, अब इनके कार्य जो है उड़ने में मदद कर रहे हैं, लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न है। तो यही समजात और समवृत्ति अंग या समरूप अंग के उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करेंगे डार्विनवाद एवं नव डार्विनवाद की।
डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि ये चार्ल्स डार्विन व वेलेस के द्वारा प्रतिपादित धारणा है, जबकि नव डार्विनवाद अनुवांशिक खोजों के कारण डार्विनवाद में आए हुए नए रूपांतरण है। ये किसी एक या दो वैज्ञानिकों ने मिलकर नहीं बनाई है। ठीक है, डार्विनवाद की बात करें तो डार्विन ने विभिन्नताओं की कोई व्याख्या नहीं की थी, जबकि नव डार्विनवाद में विभिन्नताओं की स्पष्ट व्याख्याएं देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर बात करेंगे विकास की इकाई प्रमुखतः व्यष्टि को माना गया है, यानी जीव को, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल जीव को माना गया है, जबकि यहां पर इस मत में समष्टि को विकास की, यानी जीवों की जनसंख्या को विकास की इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, डार्विनवाद की बात करेंगे तो उदाहरण है मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगले में देखेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के जो है आपके हम देखेंगे प्रश्नों को, अंतर को। ठीक है, तो फिर बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमें मुख्यतः यह अंतर देखने के लिए मिलते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी कभी जीवन भर चलती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। ठीक है, फिर सक्रिय की बात करें तो ये प्रतिरक्षात्मक स्मृति उत्पन्न करती है, जबकि यह स्मृति उत्पन्न नहीं करती है। फिर बात करेंगे जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करते हैं तो एंटीबॉडी और अन्य विशिष्ट लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बाहरी स्रोत से आती है। उदाहरण के लिए एक प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण और मां के दूध के माध्यम से शिशु को एंटीबॉडी मिलती है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या बात कर ली, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। अब अगले बात करेंगे जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा की। ठीक है, तो जन्मजात नाम से समझ में आ रहा है जो जन्म से शरीर में उपस्थित होगी। अर्जित प्रतिरक्षा जो प्रतिरक्षा संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित होगी। फिर इसे त्वरित प्रतिरक्षा कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में ही हमेशा उत्पन्न रहेगी, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा में किसी बीमारी से उत्पन्न एंटीबॉडी या टीकाकरण के द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा हो सकती है। फिर बात करेंगे उदाहरण की तो त्वचा, नाक का म्यूकस और शरीर के रासायनिक रक्षा तंत्र इत्यादि जो होंगे जन्मजात में हम कैटेगराइज करेंगे, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा में किसी बीमारी से उत्पन्न एंटीबॉडी या टीकाकरण द्वारा प्राप्त इम्यूनिटी इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई साहब। अगले अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक सीवेज उपचार की। प्राथमिक एवं द्वितीयक सीवेज उपचार में हम अंतर देख लेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्राथमिक सीवेज उपचार की बात करेंगे तो यह सीवेज उपचार की प्रथम चरण होता है, जबकि द्वितीयक में यह दूसरा चरण होता है या दूसरी अवस्था है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम किसकी, इसमें भौतिक प्रक्रियाएं जैसे छलन एवं अवसादन जैसी प्रक्रियाएं होती है और इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक प्रक्रियाएं होती है, इसीलिए इसको भौतिक चरण कहते हैं और इसको जैविक चरण कहते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक सीवेज उपचार में इससे बड़े एवं निलंबित ठोस पदार्थ हटाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक में इससे जैव अपघटनिक कार्बनिक पदार्थ हटाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई भाई। फिर बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से आने वाले अंतरों की। तो प्लाज्मिड एवं क्रोमोसोमल डीएनए की बात करेंगे। क्या होता है भैया प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए? प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये छोटे गोलाकार और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए जो है, या फिर इसको गुणसूत्रीय डीएनए भी बोल सकते हैं, गुणसूत्रीय डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये बड़े रेखिक या गोलाकार डीएनए अणु होते हैं और मुख्यतः ये रेखिक अवस्था में होते हैं, गोलाकार में कम पाए जाते हैं। ठीक है, गोलाकार में कौन पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो गोलाकार को एक काम करो आप हटा देना। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। फिर बात करेंगे इसमें कुछ विशेष जीन जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन हो सकते हैं और इसमें क्या होगी, अनुवांशिक जानकारी उपस्थित होगी। फिर बात करेंगे प्लाज्मिड की, तो यह कोशिका के आवश्यक कार्यों के लिए जरूरी नहीं होते, जबकि ये कोशिका के हर एक आवश्यक कार्य के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास वो सारी जानकारी होती है जो कोशिका को आवश्यक होती है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है भैया, कि यह डीएनए और आरएनए के सिरों को, न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है, जबकि ये आरएनए और डीएनए के अंदर से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। ठीक है, ये बाहरी सिरों पे काटेगा और ये अंदर के तरफ से काटेगा। ठीक है, ये केवल 3 से 5 छोर के लिए कार्य करता है, जबकि डीएनए या आरएनए अणु के भीतर किसी भी विशिष्ट स्थान पर ये काट सकता है। फिर बात करेंगे, ये केवल सिरे पर उपलब्ध न्यूक्लियोटाइड्स को पहचानता है, जबकि यह विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है और इसी विशिष्ट अनुक्रम को क्या कहा जाता है, पैलियोंड्रोमिक अनुक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, चल फिर बात करते हैं जीव एवं समष्टियों की। जीव और समष्टियों से आने वाले अंतरों को देख लेते हैं फटाफट। तो सहजीविता और परजीविता में अंतर देखेंगे। सहजीविता और परजीविता की बात करें तो परजीविता या पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव
को लाभ प्राप्त होता है जबकि दूसरे को हानि प्राप्त होती है। सहजीविता वह संबंध है जिसमें एक को क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, या एक जीव को दूसरे जीव से क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, और दूसरे जीव को भी पहले जीव से लाभ ही प्राप्त होगा। इसलिए हमने क्या बोला, इसको सहजीविता बोला। परजीविता में देखेंगे तो परजीवी को लाभ मिलता है लेकिन पोषी को हानि होती है, जबकि यहाँ दोनों जीवों को लाभ मिलता है। फिर बात करेंगे उदाहरण की, तो जूं और मानव, फीताकृमी और मानव। तो जूं और फीताकृमी है जो मानव पर क्या रहते हैं, परपोषी की तरह रहते हैं, और माफ कीजिएगा परजीवी की तरह रहते हैं और परजीविता दर्शाते हैं, और ये मानव को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जूं और जो फीताकृमी है उनको फायदा होता है, पोषण मिलता है। जबकि यहाँ सहजीविता में लाइकेन जो कवक और शैवाल का बना होता है, माइकोराइजा इत्यादि चीजों में यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है, जहां दोनों जीवों को समान रूप से क्या प्राप्त होता है, फायदा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद पारितंत्र की बात करेंगे। पारितंत्र पे आकर के देखेंगे चराई एवं अपघटन खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। चराई खाद्य श्रृंखला क्या होती है भैया, तो चराई खाद्य श्रृंखला हमारी जो सामान्य खाद्य श्रृंखला होती है उसको हम चराई खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, तो यह खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि अपघटन खाद्य श्रृंखला मृत और सड़ी गली जैविक सामग्री से शुरू होती है। ठीक है, चराई खाद्य श्रृंखला में देखेंगे प्राथमिक उत्पादक को यानी हरी वनस्पति से ऊर्जा मिलेगी, जबकि अपघटन में आपको मृत जीवों और जैविक अपशिष्टों से ऊर्जा ये स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर घास, हिरण, शेर ये इसका अनुक्रम होगा, जबकि उदाहरण में यहां पर देखेंगे तो मृत पत्तियां, कवक, जीवाणु, केचुआ, मेंढक इत्यादि ये यहां पर अपघटन खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होगा, यह जीवों की एक रेखिक श्रेणी होती है, एक श्रृंखला होती है जिससे प्रत्येक जीव को अगला जीव खाता है, यानी पोषण के आधार पर बनी हुई श्रृंखला क्या कहलाएगी, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य जाल क्या कहलाता है, ऐसी कई सारी श्रृंखलाएं जब मिलेगी तो वो क्या होगा, खाद्य जाल होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो केवल ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है और कई संवित मार्ग बनाती है। ठीक है, फिर बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो यह कम स्थिर होती है क्योंकि एक प्रजाति हटने से पूरी खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी हो सकती है, जबकि खाद्य जाल जो है ये अधिक स्थिर होती है, ये कम जो है स्थायी अस्थायित्व दिखाती है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा प्रवाह के पास प्रजातियों को नुकसान की भरपाई करने के लिए एक दूसरी प्रजाति उपस्थित हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जीव यहाँ पर खाद्य जाल में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण की, और ये जैव विविधता एवं संरक्षण हमारे जो है बायोलॉजी का आखिरी अध्याय होने वाला है। ठीक है, तो फिर जैव विविधता एवं संरक्षण की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अंतर स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों और पादपों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जबकि बाह्यस्थानीय संरक्षण में जीवों और पादपों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। इसमें पूरे पारितंत्र का संरक्षण होता है, जबकि इसमें केवल चयनित जातियों या जीवों का संरक्षण करना जो है मुमकिन हो पाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जबकि बाह्यस्थानीय संरक्षण में चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक इत्यादि ये आपके कहाँ के हो गए, बाह्यस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे भैया अपने महत्वपूर्ण चित्रों की, और ये वो चित्र होंगे जो पूरे अध्याय से हमसे पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ को अपन बना करके भी देखेंगे, कुछ का अपन नामांकन करके देखेंगे, और कुछ को हम बनाने का आइडिया ले लेंगे कि आखिर यदि इस नाम से चित्र आया है तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए भाई अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अध्याय से। तो चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण चित्रों को, और इन चित्रों को हम देखेंगे पूरे अध्याय से आने वाले चित्र, यानी अध्याय क्रमांक 1 से 13 तक जितने भी चित्र हमें किसी क्वेश्चन में या बनाने के लिए बोले जा सकते हैं, उन सभी चित्रों को एक एक करके समझेंगे। और हाँ, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि चित्रों को बनाने का तरीका क्या होगा यहां पर सीखेंगे हम, चित्रों को नामांकन कैसे करेंगे यहां पर सीखेंगे। एक एक चित्र को यदि डिटेल में बनाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी भाई, लंबा समय खिंच जाएगा। इसीलिए जो ये चित्र मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो बिल्कुल परफेक्ट चित्र है, इन्हीं को देख करके आप एक बार प्रैक्टिस अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन की। यहां से पहला चित्र तो आ जाता है भैया पुष्प का नामांकित चित्र, यानी पुष्प के एलएस का आरेखीय निरूपण, या फिर हम कह सकते हैं जो है आवृत्त बीजी पुष्प के प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र।
ठीक है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 3-4 चीजें जो है मेजर वाली वो देखनी पड़ती है और उनको बना करके बनाना जो है आसानी से हम कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, हम सबसे पहले बनाएंगे आधार संरचनाएं। ठीक है, तो आधार संरचनाओं के लिए पहले एक डंठल और इस प्रकार का जो है एक सिरा हम बना लेंगे। अब यहां पर जो है हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है बाह्य दलपुंज बनाने की शुरुआत करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये बाह्य दलपुंज बना लेंगे। अब यहाँ पर 4 बनाए हैं, अपन 2 बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं। चाहे आप 2 बनाओ चाहे आप 4 बनाओ, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इनका नामकरण करना बहुत आवश्यक है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे हम दलपुंज। ठीक है, दलपुंज यानी पंखुड़िया, ये यहां पर हमने दलपुंज बना दिया। और अभी पहले साइड साइड की दलपुंज बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्यों साइड के पहले बनाए अपन ने, क्योंकि अब बनाएंगे यहां पर सबसे पहले आंतरिक चीजें, जो कि हम पहले मादा जो है तंत्र का प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र यहां पर पहले अंदर बनाएंगे। ये हमने बना लिया स्त्री केसर। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर 1-2 पुंकेसर भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप चाहो 1-2 बना लो या फिर 4 बना लो, कोई समस्या नहीं है। और पिछले जो पीछे है इसके पुनः हम क्या कर लेंगे, यहां से ऐसा करके कनेक्ट करके ऐसा कुछ बना लेंगे ताकि ये हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बन जाए। अब नामांकन करना बहुत आवश्यक है और कोशिश करेंगे हर जगह कि नामांकन जो है वो किसी एक साइड में करे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कोशिश करेंगे क्योंकि आपको कई बायोलॉजी में डायग्राम ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए मुश्किल लाएंगे कि ऊपर नीचे डायग्राम होगा और वहां पर आपको नामांकन करना आवश्यक होगा। लेकिन डायग्राम के नामांकन करने के लिए एक विशेष ध्यान आपको रखना आवश्यक है कि आप स्केल का है ना या रूलर का प्रयोग जरूर करेंगे ऐसी डंडियां खींचने में। ठीक है, अगर इसका नामांकन करना है तो कुछ इस प्रकार सीधी डंडी आनी चाहिए, कभी भी कोई भी 2 डंडियां आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए इस प्रकार। ठीक है, तो ये सब गलत वे होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब बात करेंगे यहां पर सबसे पहले नीचे लिखेंगे पुष्पासन, फिर यहां डंडी का नाम लिखेंगे पुष्प डंठल या डंठल लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये बाह्य दल रहेंगे। फिर आप चाहो तो इनको पहले नामांकित कर लो, ये दल रहेंगे या दलपुंज रहेंगे। फिर अंदर के जो है हम स्त्री केसर की बात करेंगे तो स्त्री केसर में भी तीनों भागों को लिखना आवश्यक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये यहां पर आपको दिखेगा वर्तिकाग्र। ठीक है, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये है वर्तिका और ये वाली जो नलिनुमा संरचना है वो माफ कीजिएगा, ये ऊपर वाली जो है वर्तिकाग्र है और नीचे वाली जो नलिनुमा संरचना है वो वर्तिका है और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो अंडाशय है। तो ये कुल मिलाकर के स्त्री केसर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें स्त्री केसर के बाद हम बात करें तो पुष्प जो है पुंकेसर की बात करेंगे। पुंकेसर में परागकोश और तंतु डंठल या तंतु या पुतंतु ऐसे करके नाम इसका करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा पुष्प का एलएस का आरेखीय निरूपण बन गया। अब चलते हैं अगले जो है डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम आता है आपको एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना बनाइए। पुंकेसर की संरचना बहुत आसान संरचना होती है, कुल मिलाकर के आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ये वाला जो डायग्राम है आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया है, बाकी पुंकेसर का डायग्राम बनाने बोले तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। कुल मिलाकर के एक डंडी बनाना है, उसके ऊपर में एक परागकोश बना देना है और बस आपका काम हो गया। ठीक है, अब आपका काम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल इतना सा डायग्राम बना करके आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या है, परागकोश है। उसके बाद ये क्या रहेगा, पुतंतु रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, पुंकेसर। ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया पुंकेसर का डायग्राम। चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम आ जाता है आपका परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब जब आपको ऐसा डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए जिसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं या बहुत सारी चीजें होगी, तब आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो आपको केवल डायग्राम ये वाला बनाना होगा। क्या बनाना होगा, केवल ये वाला डायग्राम बनाना होगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, तो आपको यहां पर एक तितली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा अजीब बन सकता है क्योंकि मेरे पास पेन पेपर नहीं है, पेंसिल पेपर नहीं है, इसलिए जो डायग्राम है थोड़ा सा अजीब बन सकता है। लेकिन आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको काम जो है आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन डायग्राम नहीं है ये।
अब बात करेंगे, इसमें 3-4 लेयर आपको बनानी होती है, तो 3-4 लेयर बनाएंगे। एक बाहरी लेयर अपन ने बना लिए, उसके बाद फिर एक आंतरिक लेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और अंदर लेयर बनेगी। ये 3 लेयर बनने के बाद में जो है आपके पास में 4 गोले इन किनारों में आपको लगा लेने हैं पूरी लेयरिंग करके, ठीक है। और उन गोलों के बाहर एक एक लेयर बना देनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यदि आपने इतना बना लिया तो आपको नामांकन करना अब आसानी से हो जाएगा। बीच में एक गोला बना लेना, और वो बीच में, एकदम बीच में ना हो, वो थोड़ा सा ऊपर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अब नामांकन की बात करें तो यहां आपको दिख रहा है टेपिटम, सबसे आंतरिक संरचना, ये वाली संरचना जो होगी वो टेपिटम होगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है संयोजी, तो ये संयोजी है, बीचों बीच वाला गोला, ठीक है। उसके बाद आएगी बाहरी त्वचा, तो ये होगी बाह्य त्वचा। फिर उससे अंदर अंतस्थिसियम, उससे अंदर मध्य त्वचा। ये तीनों को एक एक करके नामांकन करेंगे। उसके बाद आएगा आपका क्या, उसके बाद आएगा आपका इन जो ये जो अंदर के गोले दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर के गोलों को आपको लिखना पड़ेगा क्या, बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको एक बार 2 बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले की तरफ चलेंगे। अगला आ जाता है अब सूक्ष्म बीजाणु जनन, या इसी को हमें किताब में लघु बीजाणु जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन के लिए आपको सबसे पहले क्या है, एक मात्र कोशिका बनानी पड़ेगी। चाहे आप सूक्ष्म बीजाणु जनक कोशिका लिख लो, चाहे लघु बीजाणु मात्र कोशिका लिख लो, बात एक होगी, ठीक है। यहां पर अब जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनेगी। फिर उसके बाद एक और अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें 4 कोशिकाएं आपको बनानी है। फिर यहां पर जो है एक एरो लगाकर विकास दिखाना है। 4 अलग अलग आपको लघु बीजाणु या पराग कण दिखने लगेंगे, जिसमें अभी एक जो है आपके एक एक कोशिकीय ये है, ठीक है। लेकिन उसके बाद होगा इसमें समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होकर के इसके अंदर के जो नाभिक हो जाएंगे वो 2-2 हो जाएंगे। अब उन दोनों नाभिकों के नाम क्या लिखने हैं, तो पहला रहेगा जन्नात्मक नाभिक और दूसरा रहेगा पराग नलिका नाभिक। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो बन जाएगा। अब यहां पर आपको जो है ये या तो तंत्रिका समूह लिख लो, या तो फिर लिख लो लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलो अब अगले हमारे चित्र की तरफ चलेंगे फटाक से। अगला चित्र आ जाता है आपका परागकण। परागकण का जो है नामांकित डायग्राम आपसे बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो परागकण का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक गोला बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर एक और गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है बाहर की परत बनाएंगे जो कि कांटेनुमा होती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी इस प्रकार से जो है संरचना अपन बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। अब यहां के गोले के अंदर में 2 कोशिकाएं दिखाना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। हाँ, और एक ये जो बाहरी वाली परत है उसमें एक जगह पर कहीं पे अपने को एक छिद्र छोड़ना आवश्यक है, और ये छिद्र जो होगा आगे अपन नाम जब लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाहरी वाली जो है आपकी बाह्य चोल कहलाएगी, ये वाली। उसके अंदर वाली जो है वो क्या कहलाएगी, अंतःचोल कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहला जाएगी, ये अंतःचोल कहला जाएगी। उसके बाद जो है आपको दोनों नाभिकों के नाम लिखने हैं। तो एक नाभिक होगा जन्नात्मक नाभिक या जनन कोशिका नाभिक, और उसके नीचे वाला नलिका केंद्रक नाभिक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहां पर जो है जनन छिद्र बनाना पड़ेगा। ये जो गोला हमने एक्स्ट्रा छोड़ के बनाया था वो क्या है, जनन छिद्र है, ठीक है। और आप चाहो तो बाहरी परत को स्पोरोपोलिनिन लिख सकते हो। ये कांटेनुमा संरचना जो है वो स्पोरोपोलिनिन आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहां से आपका जो है डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। चलो अगले की बात करेंगे। अगला आ जाता है स्त्री केसर की संरचना। बहुत बेसिक सा डायग्राम होता है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर जो है कुछ इस प्रकार से एक जो है फ्लैट सरफेस देखने के लिए मिलेगा। फिर एक नली बनाएंगे अपन, और फिर एक नीचे अंडाकार संरचना बना लेंगे। कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब यहां पर तीनों भाग इसके दिखाने आवश्यक है। ये ऊपर होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है। उसके बाद ये होगा वर्तिका। फिर अंदर जो है अपने को बनाना है क्या, बीजांड, कुछ इस प्रकार से।
तो ये क्या होंगे, बीजांड होंगे, और ये बाहरी भाग होगा अंडाशय। ठीक है, कोई समस्या कुछ इस चीज में? बहुत आसान सा डायग्राम है, जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन कहां पर, अब आ जाते हैं अपन गुरु बीजाणु जनन पर। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन के लिए अपन फटाफट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो ये क्या दिख रहा है आपको, गुरु बीजाणु कोशिका दिख रही है। क्या दिख रही है, गुरु बीजाणु कोशिका। चलो समझते कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है गुरु बीजाणु जनक कोशिका। अब ये एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेगी। इन 4 कोशिकाओं में से 3 जो है नष्ट हो जाएगी और एक केवल बचेगा। अब एक के बाद में एरो बनाकर लिखना है कि यह न्यूक्लियस से पोषण प्राप्त करेगा और आकार में वृद्धि करेगा। जैसे ही आकार में वृद्धि करता है तो आपको एक बड़ा गोला बना के बीच में एक छोटा सा डॉट दे देना है, ताकि आपको सामने वाले को यह समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है आपका न्यूक्लियस से प्राप्त पोषण प्राप्त जो है आपका गुरु बीजाणु है, जिसके अंदर अभी एक कोशिका है या एक केंद्रक है, माफ कीजिएगा। फिर बात करेंगे, यहां पर हो जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, ये होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन अब जैसे होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो है अंदर केंद्रक बन जाएंगे। जब केंद्रक ये बन जाए तो आपको एक जो है डायग्राम यहां पर बनाना है, क्या कि यहां पर जो है ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 1, जिसमें 2 केंद्रक दिखाई देंगे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा और ये आपका हो जाता है कंप्लीट गुरु बीजाणु जनन, यानी गुरु बीजाणु जनन का जो है आपका आरेख बनाइए वाला डायग्राम। ठीक है, चल अब बात करेंगे आगे की। अब बात करेंगे आवृत्त बीजी बीजांड की। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर आवृत्त बीजी बीजांड बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो चलो आओ इसको आज फटाक से समझते हैं अपन बहुत आसानी से कि कैसे बनाया जा सकता है ये आवृत्त बीजी बीजांड। सबसे पहले अंदर बनाएंगे एक अंडाकार गोला। ठीक है, उसके बाहर कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएंगे, ऐसी ऐसी और यहाँ पर उल्टा 3। ठीक है, ये यहां से ऐसा बन गया, ये यहां से ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये जो है इसको यहां लेके जाएंगे और इसको हल्का सा आधा लेकर के नीचे गिरा देंगे। यह आपका बन गया क्या, बीजांड का बाहरी भाग और पूरा जो है संरचना। ठीक है, अब अंदर जो है आपको कोशिकाएं बनानी होगी। अंदर बहुत सारी कोशिकाओं के पहले आपको बनाना होगा एक भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश के बाद आप बनाएंगे बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूं, आप जो है इसको बहुत ध्यान से गोलाकार संरचनाएं बना लेना, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार कोशिकाएं रहेगी और अंदर आप चाहो तो भ्रूण कोश के अंदर जो है कोशिकाओं की संरचना दिखा सकते हो। 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ और बीच में ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो मैंने एक साइड में सारे नाम लिख करके लाया हूं आपके लिए। ऊपर वाला भाग होगा निभाग छोर, फिर ये आवरण जो है बाहरी त्वचा होगी, आंतरिक त्वचा होगी। 2 प्रकार के आवरण होते हैं, आंतरिक और बाहरी त्वचा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर ये जो बीच में बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही है वो क्या कहलाती है, बीजांडकाय। बीजांडकाय आप लिख सकते हो या बीजांडकाय कोशिका आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद दिख रहा होगा आपको ये वाला डायग्राम, जिसको हमने बोला भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। फिर यहां पर ये वाला जो एंड होता है वो क्या कहलाता है, जहां से बीजांड और ये जो बीजांड व्रंत है वो जुड़ा होता है, वो कहलाता है हाइलम। तो हाइलम वाला भाग लिखेंगे। फिर ये जो खुला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा बीजांड द्वार। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड व्रंत। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर के परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाते हैं, जो कि बहुत बेसिक सा डायग्राम होता है। कुछ नहीं, एक अंडा बनाना है, बना लोगे आप लोग एक अंडा। ठीक है, नीचे 3 संरचनाएं आपको बनानी है कुछ इस प्रकार से, ऊपर 3 संरचनाएं आपको बनानी है कुछ इस प्रकार। सब में एक एक बिंदु डाल देना ताकि वो बता दे कि भैया ये जो है आपका केंद्रक है, और बीच में एक कोशिका में 2 केंद्रक बना दिए। ये आपका डायग्राम बन गया। अब नामांकन कैसे करना है, तो ऊपर वाली होगी एंटीपोडल कोशिकाएं या प्रतिव्यापसांत कोशिकाएं। ठीक है, बीच वाली कहलाएगी, ये वाली भाग कहलाएगी केंद्रक, मध्य केंद्रक या केंद्रिका केंद्रक या केंद्रिका कोशिका, और इसमें जो है 2 केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली जो है ऊपर वाली अंड कोशिका कहलाएगी और ये दोनों जो है
वो क्या कहलाएगी, सहायक कोशिकाएं कहलाएगी। लेकिन यहां पर ये डायग्राम खत्म नहीं होगा, अभी एक चीज और बनानी पड़ेगी आपको, पंजे जैसी संरचना है जिसको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है, ठीक है, या फिर तंतुमय समुच्चय बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के हम देखेंगे कौन सी, स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि। स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, स्त्री केसर बनाना है, ऊपर परागकण बनाना है और उसकी एक नलिका पहुंचा देने का भ्रूणकोश के पास तक, ठीक है। तो ये आसानी से बन जाएगा क्योंकि हमने स्त्री केसर भी बनाया, परागकण भी बना लिया, तो अब आसानी से आप बना सकते हैं। फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ, ये आ जाता है एक बीजपत्री डायग्राम। तो एक बीजपत्री का डायग्राम में ऊपर आपको दिखाई देता बीजपत्री, फिर आपको दिखाई देता है प्रांकुर चोल, फिर आपको दिखाई देता मूलांकुर और मूलांकुर चोल, ठीक है। ये हो गया आपके एक साइड के नाम, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या दिखाई देंगे, उसके बाद जो है बीज पत्रोपरिक और बीज पत्राधार दिखाई देंगे। बहुत आसानी से डायग्राम बन जाता है। और यदि एक बीजपत्री बीज का डायग्राम बनाने आए तो आप यही लिखेंगे। और यदि प्रश्न ऐसा आ जाता है, मक्के की ऊर्ध्वाधर काट, तो ये आपको बनाना है, ठीक है। तो कोई समस्या होगी क्या इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विबीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज को भी आपको इसी प्रकार बनाना है, लेकिन इसमें अब क्या होगा, इसमें प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल नहीं रहेंगे। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल बनाने के लिए आपको यहां पर बीजपत्री में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पाया ही नहीं जाता, केवल मूलांकुर और प्रांकुर पाए जाते हैं और केवल बीजपत्र और बीज आवरण पाया जाता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे, मानव जनन अध्याय तक, दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो यहां पर बात करेंगे अपन किसकी, पुरुष जनन तंत्र की। पुरुष जनन तंत्र जो है थोड़ा सा हार्ड डायग्राम लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। चलो शुरुआत कहां से करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे दो वृषण बनाने से। ये हमने बना लिए दो वृषण। अब वृषण के ऊपर जो है एक संरचना पाई जाती है जिनको बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोला जाता है, अधिवृषण। कुछ इस प्रकार से अधिवृषण आप बना लेंगे, ठीक है। फिर यही यहां से एक नलिका आप निकाल लेंगे यहां, और एक नलिका निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। इस नलिका को बढ़िया तरीके से नली बना लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, ये और यहां से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गई आपकी नलिकाएं। अब फिर बात करेंगे यहां पर अपन कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बना लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये वाली संरचना बन गई। अब बनाएंगे अपन कहा, इसके अंदर इसको भिजा देंगे और यहां पर बनाएंगे क्या, एक कुछ इस प्रकार की नाशपाती के आकार का संरचना, ठीक है। या इसको कुछ थोड़े और अच्छे तरीके से अपन बना सकते हैं। चलो दूसरे कलर से बना लेंगे, ये नाशपाती के आकार की संरचना बना लेंगे, ठीक है। ये बन गया आपके नाशपाती के आकार की संरचना। अब यहां से जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे में जो है दो आपको ग्रंथियां बनानी कुछ इस प्रकार से, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां रहेगी। और फिर बनाना है आपको क्या, कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके यहां से ये सीधा जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, आपका बन गया जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र। लेकिन इसके पीछे आपको एक चीज और बनानी पड़ेगी, मूत्र या फिर हम कहें मूत्राशय, ठीक है। चलो अब नामांकन की बात करेंगे। तो नाम हमने देख ही लिए, वृषण है, यहाँ पर वृषण है, फिर उसके बाद अधिवृषण आ गया, फिर उसके बाद ये जो नलिका दिख रही है वो क्या है, शुक्रवाहिनी नलिका है। फिर आकर के ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपकी वीर्य कोशिका से, ठीक है। फिर वीर्य कोशिका से निकलकर ये कहा जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि तक जाएगी। फिर यहाँ पर ये छोटे छोटे जो दिख रहा है आपको, ये होगी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। और फिर ये जो दिख रहा है आपको वो क्या होगा, मूत्र मार्ग। और फिर सामने जो दिख रहा है शिश्न का या लिंग का अग्रभाग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम, मैं तो काफी गंदा बना रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना है, ठीक है। चल फिर बात करते हैं, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, स्त्री प्रजनन तंत्र की। ये दोनों डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो स्त्री प्रजनन तंत्र के लिए सबसे पहले आपको दो क्या बनाने पड़ेंगे, अंडाशय बनाने पड़ेंगे। अंडाशय के बाद यहां पर बनाएंगे अपन फेलोपियन नलिका की संरचना, पर पहले उससे पहले जो है कुछ इस प्रकार से फिब्री बनानी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये जो है फिब्री हाथ नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देती है, ठीक है।
फिर ये नलिका बना लेंगे यहां से। चलो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, यहां से यहां तक भाग। हाँ, अब यहां से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको बनाना पड़ेगा ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग बनाएंगे और फिर यहां से हल्का सा अपन इसको कुछ इस प्रकार बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका महिला प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र। लेकिन अब मैं अगेन वही बात करूंगा कि मेरे पास पेंसिल और जो है आपका कागज नहीं है, इसलिए मेरा जो डायग्राम थोड़ा अजीब सा दिखेगा, कुछ एलियन विलियन टाइप का दिख रहा है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली कि शुरुआत कहां से करनी, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि शुरुआत कहां से करूं तब डायग्राम अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ अंडाशय। ठीक है, उसके बाद ये होगी फेलोपियन नलिका, ये होगी गर्भाशय। ठीक है, ये वाला भाग होगा गर्भाशय आपका। ठीक है, फिर यहां पर आप बीच में लगा सकते हैं स्नायुबंध। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के रहेंगे स्नायुबंध। ठीक है, अंडाशय स्नायुबंध बोलते हैं, फिर गर्भाशय ग्रीवा बोलेंगे और फिर योनि यहाँ पर नीचे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है स्त्री जनन तंत्र का। अब बात करते हैं, आ जाते हैं शुक्राणु की संरचना की तरफ। शुक्राणु की संरचना यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, 3 भागों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले भाग होता है सिर वाला, फिर भाग होता है मध्यखंड और फिर होता है पूंछ वाला भाग। ठीक है, सिर वाले भाग में आपको सबसे ऊपर की तरफ दिखेगा एक्रोसोम, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा केंद्रक, बीच वाले माफ कीजिएगा शीर्ष वाले भाग में ही। ठीक है, उसके नीचे गर्दन वाला भाग जिसको ग्रीवा वाला भाग बोलते हैं, वहां पर एक सेंट्रियोल दिखाई देगा और फिर दिखाई देगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है मध्य भाग में स्थित होता है और किस प्रकार से स्थित होता है, सर्पिलाकार स्थित होता है। ठीक, कुछ सर्पिलाकार आकार से स्थित होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आप चाहो तो बना लो टर्मिनल डिस्क, या ना चाहो तो ना बनाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नीचे में आपको पूंछ लिखना पड़ेगा और इसके सभी बाहरी भागों में एक त्वचा होती है, या हम कहें झिल्ली होती है, जिसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लाज्मा झिल्ली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। अब आ जाते हैं हम किसके तरफ, शुक्राणु जनन के डायग्राम की तरफ। कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है शुक्राणु जनन का केवल आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये आरेख बनाने के लिए आपको बोला जा सकता है, केवल संरचना बनाने के लिए बोला जाता है तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्राथमिक जनन कोशिका ऊपर रहेगी, उसके बाद आपको 2n2n वाली 2 कोशिकाएं बनानी है और फिर 4 कोशिकाएं बनानी है, जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एक कोई कोशिका बना लेंगे जिसको बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इस कोशिका में होगा पहले क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये कोशिकाएं बन जाएगी 2 कोशिकाएं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में पुनः अर्धसूत्री विभाजन क्रमांक 2 होगा, जिसके बाद ये 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी जो कि कहलाएगी स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब स्पर्मेटिड्स जो है गोलाकार संरचनाएं हैं। शुक्राणु को कुछ इस प्रकार से बनाना है, तो शुक्राणु को बनाने के लिए आपको जो है कौन सी जो है प्रावस्था लगेगी, स्पर्मेटिड्स का शुक्राणु में परिवर्तन, यानी शुक्राणु जनन या शुक्राणु का कायांतरण। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपके, कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। फिर आ जाता है अपने पास डायग्राम किसका, अंडाणु जनन का। जैसे शुक्राणु जनन का पूछा जा सकता है, वैसे ही आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि अंडाणु जनन का केवल आरेख बनाइए या चित्रीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो अंडाणु जनन भी कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, तो यहां पर पहले दूसरी 2n वाली प्राथमिक युग्मनज कोशिका होगी, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4 बन जाएगी। ये 4 जो बन गई उसमें से एक ऊगोनिया कहलाएगी, ऊगोनिया को एक को बना लेना है जो कि प्राथमिक अंड कोशिका कहलाएगी। प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके बाद 2 कोशिकाएं बनती, एक बड़ी साइज में और एक छोटी साइज में। बड़ी साइज वाली क्या कहलाएगी, बड़ी साइज वाली कहलाएगी द्वितीयक अंड कोशिका। ठीक है, और दूसरी वाली जो छोटी कोशिका होती है वो कहलाएगी प्रथम ध्रुवीय पिंड। ठीक है, अब इनमें पुनः जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका बनेगी सबसे बड़े साइज में, जो कि होगी परिपक्व अंडाणु, जबकि और इनसे 3 जो है द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये क्या होगा, अंडाणु जनन का डायग्राम होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु। अब ये भी बनाने के लिए बोला जा सकता है, या सादा अंडाणु भी आपको बोला जा सकता है। यदि अंडाणु बनाने के लिए बोले तो केवल ये बनाना है, और
यदि शुक्राणुओं से घिरा हुआ अंडाणु बनाने के लिए बोले तो कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल एक गोला, फिर उसके बाद दो गोला और फिर उसके बाद तीसरा गोला, और फिर बाहर जो है ऐसी कोशिकाएं आपको बना लेनी है। कुछ इस प्रकार से जो कोशिकाएं रहेगी वो बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखें बहुत ध्यान से, तो बीच में आपको लिखना है अंडाणु, ठीक है। उसके बाद ये जो है परिपीतक अवकाश रहेगा, बीच वाला जो गोला है। फिर उससे बाहरी वाली संरचना क्या कहलाती है? ज़ोना पेल्यूसिडा कहलाती है, ठीक है। और सबसे बाहरी संरचना क्या होती है? कोरोना रेडिएटा कहलाती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ये कहलाएगी आपकी, हाँ ये लिखा हुआ है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये होगी आपकी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। मैं अगेन बोलूंगा कि मैं केवल आपको बनाना सिखा रहा हूं, यहां पर पूरी तरीके से डायग्राम बनाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि मेरा पूरा लेक्चर आप देखें और उसके बाद फिर पूरा बनाना शुरू करें। इसलिए आपके सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। फिर बात करेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो यहां से हमको डायग्राम तो नहीं देखने के लिए मिलते, लेकिन हमको क्या देखने के लिए मिलता है? हमको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे स्क्वायर बनाने के लिए, बहुत सारे पुनेट वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं। देखो, मेंडल द्वारा संकरित शुद्ध वंशक्रम लंबे तथा शुद्ध वंशक्रम बोने पौधे की क्रॉस को समझाइए। तो क्रॉस के लिए आप चाहो तो ऐसे मटर के पौधे, मटर के दाने बना सकते हो, नहीं तो चाहो लंबा बोना पौधा भी लिख करके आप बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो है आपके मटर के दाने वाले चीजों को ना बनाएं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो सकता है। केवल आप अगर नाम भी लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कहां पर? द्विसंकर क्रॉस के पुनेट स्क्वायर बनाने पर, या द्विसंकर क्रॉस का नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो यहां पर जो है गोल पीला बीज केवल नाम लिख सकते हैं, झुर्रीदार हरा बीज यहां पर केवल नाम लिख सकते हैं। इनका लिखना पड़ेगा RY, कैपिटल R कैपिटल Y, और यहां पर लिखना पड़ेगा स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। फिर इनसे क्या बनेगा? अपने को मिलेगा F1 पीढ़ी में गोल और पीले बीज, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो अब इसका जो रहेगा हम क्या बनाएंगे? F2 पीढ़ी का पुनेट वर्ग बनाएंगे, और F2 पीढ़ी के पुनेट वर्ग में आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। आपको क्या है, ये नहीं बनाना है, ठीक है। अंदर का जो चित्र है वो नहीं बनाना है, आपको केवल और केवल ये बनाना है, ठीक है। ये बना लेना है आपको, और इनका क्रॉस बनाते हुए चलना है, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं वंशागति के आणविक आधार से। तो वंशागति के आणविक आधार से सबसे पहली चीज आपको मिलती है डीएनए की संरचना बनाने की। डीएनए की संरचना बहुत आसानी से बनाई जा सकती है क्योंकि हम काफी दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डीएनए की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? कुछ इस प्रकार से जो है आपको ऐसा सर्पिलाकार आकार से ये बना लेना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में क्या करना पड़ेगा? बीच में आपको सीढ़ी नुमा संरचनाएं बनानी पड़ेगी, ठीक है। वाह यार, ये तो मैंने तिरंगा झंडा बना दिया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनानी पड़ेगी। अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो बाहरी इनके नामांकन करने हैं। क्या नामांकन होंगे इसके? ये होगा शुगर फास्फेट बैकबोन, ठीक है। शुगर फास्फेट बैकबोन होगा। यहां पर आप लिख सकते हो ATG, यहां पर C, यहां पर A, यहां पर T, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है? ये है नाइट्रोजनी क्षार, क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार के अलावा आपको यहां पर और सारी चीजें दिख जाएगी, जैसे कैलकुलेशन लगानी है आपको। एक जो है पिच की कैलकुलेशन क्या होगी? 3.4 नैनोमीटर, या फिर एक जो है आपके बेस पेयर की कैलकुलेशन क्या होगी? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो और इस प्रकार से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के आते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल की। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। केवल एक गोला बनाना है आपको, और उसके बाद में यहां से जो है आपका जो डीएनए होगा, डीएनए को आपको लपटाना है, उस पर लपेटना है, ठीक है। लपेटना बोल सकते हैं ना अपन इसको, ठीक है। तो कुछ यहां से इस प्रकार रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से आएगा वो, और इस प्रकार गोला करके और फिर इस साइड आएगा, ठीक है, बाहर।
तो अब इसमें नाम देख लेते हैं अपन, बीच वाला तो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये जो लपटा हुआ है वो डीएनए है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर एक और चीज बना सकते हैं, H1 प्रोटीन, जो कि इन दोनों को बाहर निकले हुए सिरों को आपस में जोड़े रखेगा, जो कि क्या कहलाता है आपका H1 प्रोटीन। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, हिस्टोन का न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़कर के आ जाते हैं हर्षे चेस के प्रयोग के लिए। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हर्षे चेस का प्रयोग में हमने बहुत डिटेल में देखा था। आपको यहाँ पर दो चीजें बनाना बहुत आवश्यक है। पहला जो है आपका, पहली चीज जो रहेगी आपकी यहां पर रहेगी आपके जो दोनों बैक्टीरियोफेज रहेंगे, और ये क्या है, ये दोनों इश्चेरेशिया कोलाई बनेगी, ठीक है। पहला संक्रमण वाली स्थिति में कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। दूसरे में जब अनावरण होगा तो इन चारों खोखों को बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद में अपकेंद्रन में केवल ये दिखाएंगे, और उसके बाद जो है आपको ये नीचे लिखना है, कोशिकाओं में विकिरण 35S का पता नहीं लगा, कोशिकाओं में विकिरण 32P का पता लगा, ठीक है। बस इतना सा डायग्राम बनाना है आपको और आपका काम हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जब भी हर्षे चेस का प्रयोग पूछा जाता है तो ये डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चल अब बात करते हैं फटाफट मेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग के जो है चित्र की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मेल्सन एवं स्टॉल का चित्र दिख जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस प्रकार से बहुत ध्यान से डीएनए का N15 भारी वाला जो है आपका देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद N14 संकरित डीएनए देखने के लिए मिलेगा, और N14 हल्का, N15 भारी, इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। और आपको ऊपर बहुत ध्यान से ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप मेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग का नामांकित चित्र बना पाएंगे। अब जब नामांकित चित्र बोला जाएगा तब ही ये बनाए, वरना अगर केवल और केवल थ्योरी पूछी जाए तो थ्योरी ही लिखना, चित्र बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं, प्रतिकृति काटे या डीएनए प्रतिकृति। जब भी डीएनए प्रतिकृति पूछा जाता है तो यदि आपको सचित्र वर्णन बोले तो भी बनाना है, नहीं भी बोले केवल समझाने के लिए बोले तो भी आपको ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है, केवल और केवल इस प्रकार से आपको डीएनए बनाना है, उसके दोनों फलकों को या दोनों जो सिरे हैं उनको खोल लेना है। एक तरफ 5' to 3' लगाना है, एक तरफ 3' to 5' लगाना है, ठीक है। ये असतत संश्लेषण चलेगा क्योंकि ये टेम्पलेट डीएनए रज्जुक है, और सतत संश्लेषण चलेगा एक तरफ, ठीक है। और नव संश्लेषित रज्जु आपको यहां पर दिखानी, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है अनुलेखन की एक आरेखीय संरचना। केवल आरेखीय संरचना बनाने बोले, वैसे तो रेयर आ सकता है ये क्वेश्चन, पर आ सकता है कि केवल आरेखीय संरचना बनाइए, तो आपको कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा। एक तरफ 3' to 5', फिर एक तरफ यहां से 5' to 3', इस प्रकार बनाना पड़ेगा। एक तरफ समापक और प्रमोटर आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर की रज्जुक कहलाएगी टेम्पलेट रज्जुक, नीचे की रज्जुक कहलाएगी कूटलेखन रज्जुक, ठीक है। और ये कहलाएगी पूरी क्या, अनुलेखन इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है अनुलेखन की आरेखीय संरचना, यदि अनुलेखन आपसे पूछा जाए थ्योरी तो भी आप चाहो तो ये बना सकते हो, लेकिन यदि सचित्र ना बोले या 3 मार्क के लिए मात्र आए क्वेश्चन तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है चित्र बनाने में, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ, बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया। तो अनुलेखन के लिए आपको कुछ इस प्रकार से 3 तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। प्रारंभक का दिखाना पड़ेगा जहां सिग्मा कारक आपको दिखेगा, फिर दीर्घीकरण बनाना पड़ेगा जहां से ये खुलेगा और बढ़ेगा आगे, फिर समापक बनाना पड़ेगा जहां से ये जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बनाना बहुत आवश्यक है। फिर बात करते हैं आपके टीआरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल की, ठीक है। किसकी, इसको क्या बोला जाता है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर में अमीनो अम्ल चिपका होगा, और ये जो है एक सिंगल आरएनए कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। इसकी 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये लूप कहलाएगा टी लूप, नीचे वाला लूप कहलाएगा प्रतिकूट लूप, फिर डी लूप यहां कहलाएगा, और 3 प्राइम यहां पर होगा, 5 प्राइम यहां होगा, अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर यहां पर होगा, ठीक है। यदि आपको ये बनाने के लिए बोला जाए तो आपको mRNA का कोडॉन यहां पर आपको बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के स्थानांतरण का डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूछी जाती है। तो स्थानांतरण के डायग्राम के लिए आपको एक सीधी डंडी बना करके, मान लीजिए एक डंडी है,
उसमें आपको जो है राइबोसोम और प्रारंभ जो है कोडॉन बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोटीन आपको बनाते हुए चलना है, आगे एक एक करके अमीनो अम्ल चिपकाते हुए चलना है और ये प्रोटीन बनते हुए चलेगा, कुछ इस प्रकार से दिखाना और एक एंड में आपको समापन लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से डायग्राम है। हाँ, ये आ जाता है आपके लेक ओपेरॉन का डायग्राम। अब लेक ओपेरॉन के डायग्राम में, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाता है लेक ओपेरॉन की प्रक्रिया को, तो आपको डायग्राम बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि उस डायग्राम से क्लियरली आपकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखने लगती है या फिर अच्छी समझ में आती है, तो जो चेक करने वाला होता है वो बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो हमको जो है ये लैक्टोज की अनुपस्थिति में और लैक्टोज की उपस्थिति में दोनों डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है। अनुपस्थिति में क्या होगा और उपस्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब विकास की तरफ। विकास में एज सच कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है तो अपन अब इसको देख लेते हैं फटाफट। चलो आ जाओ। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं विकास से आने वाले डायग्राम्स की। तो यहां विकास से आने वाले डायग्राम में हमको एक मिलर और यूरे के प्रयोग का डायग्राम दिखता है, जो उन्होंने संयंत्र बनाया था अपने प्रयोग के दौरान, वो दिखाई देता है। यहां पर एक आपको संयंत्र बनाना पड़ेगा, कांच का डायग्राम है, तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से एक गोले वाला जो है आपको यहां पर बनाना पड़ेगा, जिसमें वो चीजें जमा होगी। ठीक है, बात करेंगे यहां पर तो आपको लिखना पड़ेगा पहले तो दो आपको विद्युत स्पार्कर के लिए कैथोड और एनोड दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, कैथोड और एनोड से आपको बिजली चमकानी पड़ेगी भाई, कुछ इस प्रकार से ये ऐसे जिगजैग पैटर्न बना के, और यहां पर ही आपको लिखना पड़ेगा H2O, CH4, NH3 और H2। ठीक है, ये आदिकालीन वायुमंडल की गैसें थी। ठीक है, फिर आपको संगणक भी बनाना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक पात्र बनाना पड़ेगा जिसके नीचे ताप स्रोत होगा और इसके अंदर महासागरीय जल होगा, जिससे भाप यहाँ जाएगी और ये सब कुछ जमा होकर यहाँ जो है जाल या संकलन पात्र में जमा होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम है। और जब भी मिलर और यूरे का प्रयोग पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो बात करेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग की। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यहां से देखने के लिए मिलता है आपको, कौन सा? जो है आपका प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है और आप चाहे तो जो है मच्छर वच्छर मत बनाने बैठ जाना, यहाँ पर केवल मच्छर लिख देना तो काम हो जाएगा। यहाँ पर संक्रमण मच्छर द्वारा, फिर यहाँ पर जो है लिवर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको केवल लीवर लिख देना है, काम हो जाएगा आपका। और फिर कुछ इस प्रकार से मीरोजॉइड, स्ट्रोफोजॉइड, गेमेटोसाइट्स, ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये डायग्राम को एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, और आपसे केवल आरेखीय निरूपण करने के लिए भी बोला जा सकता है, इसीलिए ये डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, चले आगे चलेंगे। पश्च विषाणु रेट्रोवायरस की प्रतिकृति, या फिर इसको बोला जाता है HIV वायरस की शरीर में प्रतिकृति। HIV की प्रतिकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, यहां पर जो है आपको विषाणु दिखाना है, मानव कोशिका से चिपकना दिखाना है, फिर RNA का निकलना दिखाना है, RNA की अनुवांशिक सूचनाओं की प्रतिकृति बनना, फिर नए विषाणु एकत्रित होना और फिर बाहर निकल के पूरे शरीर में फैलना, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और वो भी बिल्कुल क्रमानुसार दिखाना पड़ेगा, कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से क्रम के अनुसार आपको दिखाना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, तो एक एक करके बहुत आसानी से ये चित्र बनाए जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं अपन प्रतिरक्षा पदार्थ की संरचना, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रतिरक्षा तंत्र की या प्रतिरक्षा अणु की या पदार्थ की संरचना का। ठीक है, वाय आकार का आपको बनाना है। वाय आकार, इंग्लिश में जो वाय आकार होता है उसको हिसाब से बनाना है, एक बड़ी संरचना, एक छोटी संरचना, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ बीच में आपको क्या लिखना है? बाइंडिंग के लिए जो है आपके, या जुड़ाव के लिए जो है डाई सल्फाइड बंधों से जुड़ा होता है वो दिखाना है। ऊपर वाली संरचना N वाला छोर, नीचे वाली C वाला छोर रहेगा। ठीक है, इसको माफी चाहूंगा कि अपने को यहाँ पर डबल डंडिया ही बनानी पड़ेगी। चलो ये हो गया।
तो आपको अब कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। हल्की संरचना, भारी संरचना, एंटीजन बाइंडिंग स्थल दोनों तरफ दोनों बना देने हैं। ऊपर एन नीचे सी वाली संरचनाएं बनानी है और डाइसल्फाइड बंध दिखा देने हैं। आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के लिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में बायोगैस प्लांट का जो है नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला जाता है भैया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये एक ही डायग्राम है इस अध्याय से, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो यहां से यदि हम बात करें तो यहां पर हमको क्या दिखाई देगा, आपका जो है कुछ इस प्रकार से डाइजेस्टर दिखाना है, उसके बाद ऊपर में गैस होल्डर दिखाना और उससे एक पाइप संरचना निकलती हुई दिखाई देनी है, जिससे गैस निकलेगी अपनी, कौन सी, मीथेन गैस, CH4 गैस निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ स्लज दिखाना है और एक तरफ गोबर और जल का मिश्रण के लिए जो एंट्री है वो दिखाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब इसमें 2-3 डायग्राम जो है आपको दिखाई देते हैं, जैसे पुनर्योगट डीएनए तकनीक का आरेखीय प्रदर्शन। जब आपको पुनर्योगट डीएनए तकनीक 4 या मैं कहूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए पूछी जाए, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में चित्र बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। लघु उत्तरीय में या लघु उत्तरात्मक में आपको इतना खास चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जो है अति लघु उत्तरीय के लिए भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। कुछ इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे, एक बार बहुत ध्यान से देख लेंगे और जो पीडीएफ इसकी मिलने वाली है उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जब भी आपको पीसीआर बनाने के लिए बोला जाए, पीसीआर बनाने के लिए बोला जाए या पीसीआर का नामांकित चित्र, या हम कहे कि पीसीआर की प्रक्रिया समझाइए, तब आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आपको विकृतीकरण दिखाना है, एनिलिंग दिखाना है, और वो भी क्या, डिग्री सेल्सियस के साथ, तापमान के साथ दिखाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और उसके बाद बढ़ाव पर या वृद्धिकरण पे आपको इस प्रकार से दिखा देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बायोरिएक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे चित्र वाला सवाल इससे पूछा जाता है, तो बायोरिएक्टर आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बाहर में जो है एक पूरा आपका हम कहे कि बेलनाकार आकार बनाना है, अंदर पंखे चपटी फलक वाले प्रेरक बनाने हैं, ऊपर में मोटर लगानी है, फिर यहाँ पर जो है आपको अम्ल क्षार देने के लिए जगह, यहाँ से जीवाणु रहित वायु देने के लिए जगह, यहाँ से जल या निर्जलीकरण करने के लिए जगह आपको दिखा देनी है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग से चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिखाई देता है प्राक इंसुलिन का सी पेप्टाइड के अलग होने के बाद इंसुलिन की परिपक्वता, ये देखना है, ठीक है। तो प्राक इंसुलिन जो होता है उसमें 3 तरह की संरचनाएं दिखाई देती है, सी संरचना, फिर ए संरचना और बी संरचना, ठीक है। तो यहां पर जो है, माफ कीजिएगा, ये ए और बी में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ ये बी होगी और यहाँ पर ए होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इनके साथ में आपको क्या दिखाना है कि भैया इंसुलिन की ए और बी संरचनाएं जो साथ में रहती है, लेकिन परिपक्वता के बाद जो सी संरचना है वो हट जाती है, ये दिखाना है। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है ये डायग्राम। चल आगे बढ़ते हैं। अब आएगा जीव और समष्टियों का डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको पिरामिड बनाने के लिए बोला जा सकता है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जन्मोत्तर, जननक्षम और जनन पूर्व बनाना है। बढ़ती का ऐसा रहेगा डायग्राम, स्थिर का कुछ इस प्रकार से डायग्राम रहेगा, और घटती जनसंख्या का कुछ इस प्रकार से। यदि हम बढ़ती जनसंख्या का डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको बढ़ता हुआ त्रिकोणाकार दिखता है। फिर यहां पर देखें तो एक घंटी नुमा संरचना दिखाई देती है, और यहां पर देखें तो एक कलसे नुमा संरचना, जिसको बोला जाता है घड़ाकार संरचना, दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है समष्टि वृद्धि वक्र, यहां पर एस और जे दोनों वक्र आपको दिखाने हैं। तो ये एस वाला कुछ इस प्रकार बनेगा, जबकि जे वाला जो है माफ कीजिएगा, ये जे वाला इस प्रकार बनेगा, एस वाला कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों को इकट्ठे दिखा दिया है, लेकिन अलग अलग आपको बनाने पड़ेंगे 2 ग्राफ, ठीक है। चल बात करते हैं पारितंत्र की। तो पारितंत्र में हमको डायग्राम तो देखने नहीं मिलते, लेकिन जो है पारितंत्र के जैव भार का पिरामिड देखने के लिए मिलता है। अब घास के लिए सीधा पिरामिड बनाना है, जबकि जो है जलीय पारितंत्र के लिए उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, जैव भार का पिरामिड है, तो उल्टा और सीधा डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। जब भी ऊर्जा से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है हमको, जो कि क्या आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जाए, तो ऊर्जा पिरामिड कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर बात करेंगे
जैव विविधता एवं संरक्षण से आने वाले डायग्राम्स की, तो जैव विविधता संरक्षण में एक जाति क्षेत्र संबंध वाला डायग्राम जो ग्राफ है आपको देखने के लिए मिलता है, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। हालांकि ये रेयर पूछा जाता है आपके परीक्षा में, लेकिन अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई, अपने को सारे के सारा डायग्राम बना करके देख लेने हैं। और फाइनली सारे डायग्राम और सारे जितने भी डिफरेंस है, यानी जितने चित्र है और जितने अंतर है, अपन ने कंप्लीट कर लिए है इस वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपकी हेल्प हुई होगी आपके जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा। और हाँ, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी पीडीएफ जो इसको मिलेगी आपको आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उससे जरूर आप इसकी प्रैक्टिस अपने हाथों से कर लीजिएगा, एक दो बार बना करके देखिएगा। कुछ जगह पे टाइम लग सकता है, तो बार बार आपको बनाने की कोशिश करनी है। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली कक्षाओं में, अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बने रहिए रिविजन के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।